नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर की और उससे थोड़ा बहुत समय मिला तो पाकिस्तान की इस संदर्भ में कि पाकिस्तानी सेना एक बार फिर कुछ हद से ज़्यादा पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है। हमारे यहाँ तो कई बार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी टीका टिप्पणियाँ हो जाती हैं, आलोचनाएँ हो जाती हैं और सोशल मीडिया तो हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही आज़ाद है, फ्री है। वो हर किसी की आलोचना करता रहता है। पर क्या वजह है कि पाकिस्तान में सेना अपनी यार मैं 2 आलोचना घंटे के बाद तुम्हारे बर्दाश्त दोस्त से करने बात को करूँ। मैं तैयार कॉफ़ी नहीं पीने जा है? रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। 2 तो घंटे इसको बात करते हैं, हमें फिर मैं कॉफ़ी समझना पीने जाता हूँ। पड़ेगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी सेना ने अपने खिलाफ जबान खोलने वालों को 2 साल की सज़ा का प्रावधान करने वाला जो विधेयक है वो क्यों पारित करवाया है। लेकिन मूल विषय आज का हमारा है जम्मू कश्मीर में आ रहे बदलाव को लेकर के। और जब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो हमें पीओजेके के एक्टिविस्ट और जो इस समय अपना पूरा समय ही पीओजेके, गिलगिट बाल्टिस्तान इन सब को मुक्त कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए और फिर से वो भारत का हिस्सा हों, इसके लिए अपना सब कुछ झोंके हुए हैं। डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्ज़ा हमारे साथ सीधे इंग्लैंड से जुड़ रहे हैं। नमस्कार मिर्ज़ा साहब, बहुत नमस्कार, स्वागत। नमस्कार। डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो 27 जुलाई को घटना श्रीनगर की सड़कों पर देखने को मिली है, करीब-करीब 3 डेकेड्स के बाद अ, शिया समुदाय को ताजिए निकालने की अनुमति दी गई है और ख़ास तौर से मैं वहाँ के जो नौजवान हैं, उनकी बाइट्स देख रहा था, उनके बयान देख रहा था। उनकी आँखों में चमक है, वो विश्वास से भरे हुए हैं और वो थैंकफुल हैं वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रति भी और मोदी सरकार के प्रति भी। ये जो बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, इसके अलावा आपको कौन-कौन से बदलाव देखने को इस समय घाटी में मिल रहे हैं? और ये स्थिति आखिर कैसे आई कि 3 दशक जी, तक जो पुरानी सरकारें थी, उन्होंने ताजिए निकालने की अनुमति ही नहीं दी और अब जबकि 370 हटाया जा चुका और वहाँ बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तब मोदी सरकार ने अल्टीमेटली सिया समुदाय के लोगों को ताजिए निकालने की अनुमति भी दे दी। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कहा है कि 27 जुलाई को घटना देखने में घटना का क्या मतलब है? एक घटना को मंजर क्या जिस कहते हैं उर्दू में? एक मंजर देखने को मिला, एक मंज़र, दृश्य अच्छा, देखने को मिला। घटना, क्योंकि मैंने समझा कि घटना का मतलब कोई नेगेटिव चीज़ है। नहीं, नहीं, नहीं। देखिए बात ये है कि आप इतिहास उठा के देखिए, अ, हर चीज़ ठीक चल रही थी। बीच-बीच में जंगें हुई, लेकिन इन बिटवीन दोज़ वॉर्स चीज़ें नॉर्मलाइज़ थी। ये तो 1980 80s में अफ़गान वॉर के बाद, जब अफ़गान वॉर खत्म होती है और वहाँ से जो दहशतगर्द हैं सारे, हिज़्बुल मुजाहिदीन और लश्कर और ये और वो सारे उठा के उनके लोगों को एलओसी के थ्रू पार कराया जाता है और कश्मीर में पहुँचाया जाता है और फिर जो है वहाँ पे आर्टिफ़िशियली जो है वो एक मास मूवमेंट बिल्ड करने की कोशिश की जाती है और उसके लिए फाशिस्ट हथकंडे अपनाए जाते हैं और कश्मीरी हिंदू पंडितों को निशाना बनाया जाता है, जैसे नाज़ी जर्मनी में जूस को निशाना बनाया गया और उनका कत्लेआम शुरू होता है और फिर टारगेट किलिंग होती है और फिर उनको वहां से निकाला जाता है, उनका कल्चरल जेनोसाइड किया जाता है और उनको वहां से निकलने पे मजबूर किया जाता है। तो उसके बाद एक ऐसी फजा बन गई जो खौफ की फजा थी और एक ऐसी फजा कायम हो गई कश्मीर की घाटी में कि वो जो उम्मीद कर रहे थे कि इस मारामारी में कश्मीर का मुसलमान जो है वो कोई हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत करेगा पाकिस्तान के हक में,
वो उनका जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो सका, और उस फ्रस्ट्रेशन में फिर हम देखते हैं कि इंडिविजुअल टेररिज्म का एक दौर चलता है। और उस दौर में फिर माजी की भारतीय सरकारों ने, क्योंकि ये जो हमले थे ये सुन्नी मुसलमानों की तरफ से थे ना, वहाबी सुन्नी कट्टरवादी मुसलमान, तो इसमें शिया भी टारगेट बन सकते थे। इसलिए उन्होंने पिछले 34 साल शियों को बचाने के लिए आशूरे पर और ताजिया निकालने पर पाबंदी लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो कश्मीर के शिया कम्युनिटी के साथ भी ऐसा हो, और कश्मीर की शिया कम्युनिटी को भी वहां से भागना पड़े। तो वो एक हिफाजती इकदाम था, और वो उस वक्त तक जारी रहा जब तक 5 अगस्त 2019 का वो बहादुराना फैसला नहीं हुआ जो अमित शाह जी ने, मोदी जी ने, मेजर जनरल ढिलोन और इस पूरी टीम ने जो लिया और हटा दिया कि देखी जाएगी। ठीक है, इतिहास लिखने से पहले इतिहास बनाना पड़ता है। ये जनरल ढिलोन ने अपनी मुलाकात में अमित शाह जी को जो है वो कहा, इतिहास लिखने लिखा तो तब जाएगा कि इतिहास बनेगा। इतिहास बिल्कुल बनाए, सही। और इतिहास बना। आज 34 साल बाद शिया कम्युनिटी जो बड़ी पुरअमन कम्युनिटी है, वो आप ना देखें कि वो ऐसे ऐसे वो अपना मातम करते हैं या वो जंजीर जनी करते हैं। वो बड़े पीसफुल लोग हैं। आज तक आपने सुना है कि किसी शिया ने कोई बम धमाका किया हो कश्मीर में, या किसी शिया ने जो है वो बम धमाका किया हो पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में? नहीं, ये पीसफुल लोग हैं, जस्टिस में बिलीव करने वाले लोग। तो ये उन लोगों के मुंह पे तमांचा है जो कहते हैं कि मोदी फाशिस्ट है, जो कहते हैं कि मोदी के जमाने में मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। भाई, मोदी के जमाने में तो मुसलमानों को पूरी आजादी दी गई है अपने मजहबी रसूमात को पब्लिक में अदा करने की। और आपको मैं ये भी बताऊं कि कश्मीर के डीआईजी और उस लेवल के बाकी जो पुलिस के लोग थे, सीपीआरएफ के लोग थे, जो नॉन मुस्लिम हैं उनमें, वो भी इन जुलूसों में गए। और अभी आज की खबर का मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे अभी तक खबर नहीं आई, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शामिल हुए होंगे। जी, जानकारी आज जानकारी आ गई है, वो गए हैं। गए हैं, तो बस वो हम अब अखबार, इसीलिए हमने अपना आज का वो रोका हुआ था कि वो वहां से इतला है तो आपने दे दी। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और अब लोग अगर किसी में है जरूरत तो आप बोले कि कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा अमजद भाई, मैं ये जानना चाहता है। हूँ कि जिस चीज की कोई अभी तक कल्पना भी नहीं करता था, ये सोचता भी नहीं था, वो सब आज जम्मू कश्मीर में हो रहा है। तेजी से विकास हो रहा है। अब अमन पूरी तरीके से लौट आया है। वहाँ का जो पर्यटन है, जो टूरिस्ट है, वो जा रहे हैं। होटल भरे पड़े हैं। अमरनाथ यात्रा बहुत कुशलता के साथ, सफलता के साथ अंजाम दी गई है, अभी भी अंजाम दी जा रही है। किसी तरह की कोई बड़ी वारदात वहाँ अब नहीं हो रही है, घुसपैठ में कमी आई है। आतंकवादी या तो मार डाले गए हैं या खदेड़ दिए गए हैं, पत्थरबाजी भी नहीं हो रही है। अब स्टेट इलेक्शन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसी चर्चाएं हैं। ये जो इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला है, क्या इसके लिए घाटी का जो आम आवाम था वो तैयार था? और कुछ मुट्ठी भर लोग थे और कुछ सियासतदान थे जो घाटी में अमन नहीं लौटने देना चाहते थे। मुझे एक सेकंड दें, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। एक जी ये जी। हेलो।
मुसलमान जो है वो कश्मीर का जो मुसलमान है वो बहुत सहमत है, बहुत खुश है और आगे बढ़ रहा है। उसके देखे ना, इंसान जो होता है ना, वो बुनियादी तौर पर उसकी अपनी 2-3 बुनियादी जरूरियात है, रोटी, कपड़ा और मकान। जी जी इनके बाद उस ये मिल जाएं तो फिर उसकी जरूरत होती है नस्ल बढ़ाना, यानी शादी करना, बच्चे पैदा करने, जॉब करनी, और फिर उसके साथ अगर वक्त मिले तो कल्चरल एक्टिविटीज करना, रिलैक्स करना, तफरी करना। तो ये सारी चीजें अब बदरजा उत्तम वादी में मौजूद है और फराहम है लोगों को। और वो जो जहन साजी की जाती थी, जहरीली, जिसको मैं बोलता हूँ जहन साजी, जी इस्लाम जी के नाम पर जो जहरीली जहन साजी होती थी, उसका तदारक हुआ, वो खत्म हुई। और मैं तो, ये तो बड़े खुशकिस्मत है, अगर मैं वहां पे होता चीफ मिनिस्टर, मैं तो किसी को बर्दाश्त नहीं करता, मैं तो उठा के सारे मौलवी जेल में डाल देता और वहां पे उनको कहता कि अब आप लोग जो है यहाँ बैठ के खुदा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ें और दुआ 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 करें, बस ये आपकी जगह है। आपने फसाद, मौलवी मुल्ला का काम फी सबीलिल्लाह फसाद, मुल्ला का कोई काम नहीं है, मुल्ला का कोई अमल दखल नहीं है इस्लाम में। आप मुसलमानों के स्कॉलर से पूछें, वो कहते हैं कि मुल्ला तो आया ही बाद में, इंस्टीट्यूशनलाइज जब हुआ इस्लाम, तो खलीफा के जो हुक्म थे, अहकामात थे, और खलीफा के जो वो कसीदे पढ़ने के लिए ये एक क्लास पैदा की गई मुल्ला की, और आज भी वो यही कर रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने में मुल्ला क्या करता था? मुसलमानों के मौलवी मस्जिदों में ये खुतबे देते थे कि हुक्मरान हाकिम वक्त की इताअत ऐन इबादत है। ये इस्लाम कहता है कि हाकिम वक्त की इताअत, जो इबादत इताअत है, यानी उसको ओबीडियंस जो है वो इबादत है, ये दर्ज देते थे जब हमारे क्रांतिकारी जाने दे रहे थे। तो ये अब कश्मीर एक नया कश्मीर है, और ये सिर्फ लफ्जों में नहीं है, ये हकीकत में भी है। और आपको एक और बताऊं दिलचस्प बात, कि अमेजोन का जी आपने नाम सुना होगा, जी जी आप शॉपिंग भी करते होंगे अमेजोन से, चीजें खरीदते होंगे। तो अमेजोन ने डल झील में आज ऐलान किया है कि वो डल झील में दुनिया का पहला फ्लोटिंग स्टोर बनाएंगे। तैरता हुआ स्टोर होगा डल झील में, अमेजोन बना रहा है। बड़ी फिर और बात है। तरक्की कैसे नजर आएगी? और वहाँ अब तो सुनते हैं कि खाड़ी के देश भी इन्वेस्ट करने को तैयार हो गए हैं। अमजद भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ बदलाव देखने को मिल रहे हैं सीमा के उस पार, इसकी कैसी प्रतिक्रिया है, कैसा रेस्पॉन्स है, खास तौर से पीओजेके में? एक तो रश्क है, रश्क का रिस्पॉन्स। रश्क होता है जब आप किसी को देखते हैं अच्छा खाते पीते, तो आप रश्क करते हैं कि यार क्या बात है, देखो जबरदस्त लाइफस्टाइल है। और दूसरा जो है वो बेचैनी है। और बेचैनी ये है कि भाई, एक फिक्री बेचैनी है, फिक्री बेचैनी, कि हमें तो ये बताया गया अब तक, नजर तो कुछ और आ रहा है। हमें तो कहा गया हिंदू एक भेड़िया है जो मुसलमान को देखते ही खा जाएगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र में हिंदू प्राइम मिनिस्टर, हिंदू लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके जमाने में तो या तो ये अफीम खा के सो गए हैं और लोग बाहर निकल आए, या वाकई में ये लोग कश्मीर को इतनी तरक्की दे रहे हैं और ये जो कुछ हमें बताया जा रहा है ये झूठ है। वो फिक्री तजब्जब है इस वक्त पूरे पीओजे और गिलगित बल्तिस्तान में। क्या वाकई ये सच है? क्या वाकई हमारे साथ धोखा हुआ? ये दो कौमी नजरिया मुतालिया पाकिस्तान में जो हमें पढ़ाया गया, क्या वाकई में ये झूठ था? हाँ, ये झूठ था। जो दिख रहा है वो सच है, जो बताया गया वो झूठ है। एक तो ये फिक्री कैफियत, जी जी और दूसरी कैफियत जो है वो जिस्मानी कैफियत। जिस्म टूट रहा है,
गर्मी से टूट रहा है, लोड शेडिंग है, उसकी वजह से पसीने में शराबूर, सो नहीं पा रहे बच्चे, खुद भी नहीं सो पा रहे, सैलाब के रेले आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बाद, कोई पूछने वाला नहीं है, सड़कें बह गई हैं, पुल बह गए, सैलाब की वजह से खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, लैंड स्लाइडिंग की वजह से गांव के गांव मिसमार हो गए हैं। तो फिजिकल ट्रॉमा एक तो खुद पे और दूसरा देख के जो फिजिकल ट्रॉमा, अब इसमें से आहिस्ता आहिस्ता दोनों में से एक सिंथेसिस हो रहा है, और सिंथेसिस जो है वो हमें लेके जा रहा है एक ऐसे न्यूट्रल ग्राउंड में जहां पे अब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते किसी कीमत पर, और वो उनके किसी बहकावे में भी नहीं आ रहे, लेकिन अभी वो ये तय कर, अभी वो देख रहे हैं ओवर द फेंस, जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं। और हम जैसे लोग कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अब हम इस स्टेज पे आ गए, और बहुत जल्द जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे कि कश्मीर पीओजेके में हर शहर में लोग तिरंगा लेके निकलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और जम्मू कश्मीर से जुड़ने के नारे लगेंगे। अभी तो देखे ना, मेरी बात सुने चौधरी साहब, इस जी वक्त जी। तो वहां पे जितने ढाबे हैं, कॉफी शॉप्स जो देसी टाइप होती हैं चाय की, और नाइयों की दुकानें हैं, बस स्टैंड है, कई रिक्शा ड्राइवर भी, सब आईएसआई के एजेंट वहां घुसे हुए। अभी तो मुंह नहीं खोल सकते लोग, लेकिन ये उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। अभी ये उन्होंने कहना शुरू नहीं किया कि हमने रहना किसके साथ है। तो वहां जी नारे लगे, जी। अमजद अयूब का रास्ता है हमारा रास्ता, मुजफ्फराबाद में और दूसरे शहरों में नारे लगे पिछले दिनों। तो बहुत बड़ी वो बात सबको है। पता है अमजद अयूब का रास्ता क्या है, वो तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये सूरत हाल। अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जो बयान दिया है करगिल में, उसको आप किस तरीके से लेते हैं? हालांकि उन्होंने कहा है कि हम सम्मान के लिए और गरिमा के लिए सरहद पार करने से भी नहीं चूकेंगे, नहीं हिचकिचाएंगे, और सेना का साथ देने के लिए देश तैयार रहे, देश के लोग तैयार रहें। क्या संकेत और संदेश है? अगर सीमा पार से कोई गुस्ताखी फिर से होती है, उड़ी या पुलवामा जैसी, उसकी बात वो कर रहे हैं या कोई बड़ा संकेत दे रहे हैं? देखिए दोनों चीजें हो सकती है ना। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इस दफा पीओजेके से ये कुछ करते हैं पाकिस्तान वाले, और हिंदुस्तान ये फैसला करता है कि इनको सबक सिखाना है, तो फिर बराए मेहरबानी ये सबक सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के अंदर ना सिखाएं, क्योंकि हमारे गरीब लोग वहां रहते हैं। ये सबक फिर वो वाघा बॉर्डर वालों को उधर से सिखाएं, ये फिर रावलपिंडी जीएचक्यू वालों को सिखाएं, ये फिर अब्टाबाद पंजाब वालों की को तरफ। सिखाएं, जो अकेडमियां बनी हुई है फौज की, जहां पे जहां जो जड़ है इनकी। तो वो उसमें हम बिल्कुल सहमत हैं उसके साथ कि सबक सिखाना चाहिए, लेकिन फिर पाकिस्तान को सबक सिखाएं वहां जहां पे वेर इट हर्ट्स द मोस्ट। जहां तक बॉर्डर क्रॉस करने की बात है, तो बॉर्डर तो जाहिर है कि अगर कोई किसी के घुसपैठ करेगा और जंग का समान हो और जंग शुरू होगी, तो फिर एक दूसरे के बॉर्डर तो क्रॉस होते ही हैं। तो उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन सबक सिखाने वाली जो बात है उसके ऊपर मैंने आपको बता दिया कि हम पीओजेके के लोग यही चाहेंगे कि अगर सबक सिखाना है तो फिर रावलपिंडी में सिखाया जाए, लाहौर में सिखाया जाए, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, भिम्बर, बाग, कोटली में आके ना सिखाया जाए, क्योंकि वहां तो बेचारे पहले ही लोग पाकिस्तानी फौज से सख्त तंग आए हुए हैं, मरे हुए हैं। हाँ, अगर पीओजेके को हिंदुस्तान में जब शामिल करने का वक्त आएगा, हाँ, हमारी पार्टी मौजूद है, हमारे लोग मौजूद हैं, वो फिर हमारा मुज़ाकरात हो सकते हैं, हम सरकार भी बना सकते हैं, हर चीज हो सकती है। उसके लिए फौज दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेक्निकल स्टाफ लोगों को दाखिल किया जा सकता है, मशवरे के लिए ब्रिज बनाना है, हॉस्पिटल बनाने, ये सारा कुछ है। सिर्फ एक डिमांड हमारी होगी इंडिया से कि जब तक हालात नॉर्मलाइज नहीं होते गिलगित बल्तिस्तान और पीओजेके पे, इंडिया नो फ्लाई जोन करार दे। और अगर कोई भी अनमैन्ड एरियल ऑब्जेक्ट यानी ड्रोन या कोई फाइटर जहाज
चाइना का या पाकिस्तान का दाखिल हो तो उसको फौरी तौर पर मार के गिरा दिया। बाकी जमीनी फौज का हम मुकाबला कर लेंगे पाकिस्तान की, वो कोई हमें टेंशन नहीं। उसके लिए हम अपने हिंदुस्तान की सेना के भाइयों का जो है खून नहीं बहने देंगे, वो हम खुद लड़ लेंगे उनसे। जी ये बताइए, ये जो भारत में बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की अमेरिका की यात्रा हो, व्हाइट हाउस में जो रेड कारपेट बिछा करके जिस तरीके से बाइडेन दंपत्ति ने उनका स्वागत किया, अभी फ्रांस गए तो वहाँ का सर्वोच्च सम्मान, यूएई गए तो वहाँ भी सर्वोच्च सम्मान, हिरोशिमा में गए थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति आकर के उनको गले से लगाते हैं, उनको बताते हैं कि आप अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उनको बॉस बताते हैं। पापुआ न्यू गिनी में जाते हैं तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर उनके पैर छू करके आशीर्वाद लेता है। इधर नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ है। अभी अभी जो दिल्ली में ही नया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बना है, एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, उसको लेकर के ये जो सारी घटनाएं हैं, और पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत अब से कुछ महीने पहले हुआ है, इसको लेकर के पाकिस्तान के लोगों का नजरिया क्या है? पाकिस्तान के लोग बड़े खुश हैं। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान के लोग बेशक पाकिस्तान बना के वो अलहदा हो गए, उन्होंने तो बेचारों ने नहीं बनाया, वो तो मोहम्मद अली जिन्ना और अंग्रेजों ने बनाया है। लेकिन अगर मुकाबला इंडिया की टीम का हो और इंग्लिश टीम का हो तो पाकिस्तानी इंडिया की टीम को सपोर्ट करते हैं। खून तो वही है ना चौधरी साहब, खून तो वही, जोश तो मारता है खून। जब मोदी जी को ऐसे ऐसे बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं और एजाज मिलते हैं और उनके पांव छूते हैं लोग, और बॉस बोलते हैं, तो वो हमारे खित्ते के लीडर है ना, तो वो खून तो फिर मारता है जोश। वो तो फिर कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के लीडर का ऐसा स्वागत हुआ है, वो अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं, आम यूट्यूब चैनल के आप देख लें पाकिस्तानियों के जो हैं, वो उस पर लोगों के इंटरव्यू किए हैं उन्होंने, तो लोगों ने कहा जी कि मोदी अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। किसी ने मोदी जी को कोई बुरा नहीं कहा, बहुत अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान के लोग। लेकिन ये वही लोग हैं ना जो इनमें से कुछ उनको बूचर ऑफ गुजरात बताते हैं, और कुछ लोग नहीं, इनके वो बारे में। गुज्जर और गुजरात छोड़े जी, ये तो आप बिल्कुल, मैं आपको ये जुमला भी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दूंगा एक सवाल के तौर पे भी। जी, ये जो फजूलियात है, ये तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये किया था, और मैं समझता हूँ कि इसका जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। वो इतनी घटिया बात उसने की है जिसका ना कोई सर है और ना पैर है, तो मैं इस सवाल को आप स्किप कर जाए बस। ये मैं इसको सवाल समझते नहीं, ये करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है। और ये जो पाकिस्तानी सेना इधर दिखाई दे रहा है कि फिर से तमाम ताकतें अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है, क्या इतनी घबरा गई है अपनी आलोचनाओं से, क्रिटिसिज्म से और विरोध से, कि अब इतना सख्त कानून बनवाने पर उतर आई है? देखें, सेनेट ने ये बिल पास कर दिया है कि जो पाकिस्तानी फौज के ऊपर क्रिटिसिज्म करेगा या डिफेम करेगा उसको 2 साल कैद और जुर्माना होगा। जो फौज का मुलाजिम फौज छोड़ेगा वो 2 साल तक पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकता। जो सीनियर लेवल के लोग हैं वो 5 साल तक हिस्सा नहीं ले सकते, फौजी जो है रिटायरमेंट के बाद। तो बात यह है कि आपको पता ही है 9 मई जो है उसको जो इमरान खान के लोगों ने जो कुछ दंगे फसाद किए, उससे उस वक्त उस दिन तक फौज की तो बड़ी पतली हालत थी। हर जगह ये नारे लगते थे, हर जगह नारे लगते थे कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। और फौज का बहुत अपना भी मोराल डाउन था। बलूचिस्तान में इनकी बड़ी पिटाई हो रही थी और अब भी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जो है इनको बड़ा मारपीट हुई इनकी। फिर स्पिन बोल्दक में अफगानिस्तान के साथ इनकी जो झड़पें हुई, वहां अफगानियों तालिबान ने इनको मारा। ये सारा जो है इसमें फौज बिल्कुल नीचे चली गई थी, रिस्पेक्ट में भी और अपनी मॉरल मॉरल ग्राउंड में। तो 9 मई को जो हाफ हार्टेड कू इन्होंने किया, एक किस्म का वो कू था, लेकिन वो हाफ हार्टेड कू था, उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, वरना तो उस दिन तख्ता उलट जाना था फौज का। तो उसके वो नाकाम हुआ है, तो उसने
उसकी आड़ में अब फौज अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है और वो मिलिट्री कोर्ट्स कह रहे हैं हम बना के सिविलियंस को चार्ज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और ये उसी का सिलसिला है कि अब ये फौज के खिलाफ बात प्रोपेगेंडा रोकने के लिए ये कानून लाया गया है, ताकि वो दरवाजे सब बंद किए जाए जहां से फौज के बारे में कोई क्रिटिसिज्म होता है। तो इससे ये नजर आता है कि फौज अपने आप को बहुत गैर महफूज महसूस करती है, फौज अपने आप को बहुत ही ज्यादा इन द लाइन ऑफ फायर महसूस कर रही है और बुजदिल हो गई है कि वो इस किस्म के कानून लेके आ रही है कि वो हम हमारे खिलाफ किसी ने बात की ना तो ये कर देंगे। तो उसके बावजूद भी रुकने वाली तो दुनिया नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के जो है लोग वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बैठे, पूरी दुनिया में बैठे हैं, तो वो तो चुप नहीं करेंगे। जी। और डॉक्टर साहब, ये शरीफों को बदमाश साबित करके इमरान खान को लेकर के आई थी पाकिस्तानी सेना। इमरान खान से भी नहीं बन पाई। इमरान खान का अब क्या हश्र होने वाला आपकी दृष्टि में? और क्या नवाज शरीफ फिर से लौटने वाले हैं? फिर से सेना उनके सामने समर्पण करेगी या उनको ही आगे एक्सेप्ट करेगी, जबकि अतीत में उनको वो एक तरीके से मुल्क छोड़ करके लंदन भागने के लिए मजबूर कर चुकी है? देखें, इसमें जो नजर आ रहा है वो ये है कि इमरान खान को तो कर दिया इन्होंने कॉर्नर। अभी इनका जो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा एलाई था परवेज खटक, जो कि चीफ मिनिस्टर भी रहा है, उसने अपनी अलग से पार्टी बना ली है, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन। पंजाब में भी इनकी बड़ी टूट फूट हुई है, सिंध में भी हुई है। इसके अलावा पीओजे में इनकी गवर्नमेंट चली गई और गिलगित बल्तिस्तान में भी इनकी गवर्नमेंट चली गई इमरान खान। नजर ये आ रहा है, दो चीजें नजर आ रही हैं। एक तो ये नजर आ रहा है कि केयर टेकर जो गवर्नमेंट ये बना रहे हैं वो ये इन कंसल्टेशन विद नवाज शरीफ बना रहे हैं। उसमें आसिफ जरदारी बैक बर्नर पे है और उससे ये लग रहा है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि आसिफ कह रहा हूँ, इसहाक डार जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उसको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। और इस मुद्दे के ऊपर लगता ही है कि आईएमएफ भी मान गया है, क्योंकि वो प्रोग्राम को आगे चलाना है ना 3 महीने, तो वो बीच में कोई वो हिकअप्स नहीं चाह रहे कि कोई हिचकी आ जाए बीच। दूसरा ये नजर आ रहा है कि जो जिस तरह ये प्लानिंग हो रही है, नवाज शरीफ साहब का नाअहल का खत्म हो गया, ही कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, ही वाज इन सऊदी अरेबिया फॉर अ व्हाइल, दुबई, नाउ इज बैक इन लंदन, तो यहाँ नेगोशिएशंस हुई होंगी जाहिर है। नजर ये आ रहा है कि ये नवाज शरीफ साहब को एज अ प्राइम मिनिस्टर वापस लेके आ रहे हैं। अब इसमें यह है कि नवाज शरीफ को लाने से पहले इनका प्लान ये है, जो नजर आता है वो ये है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट के थ्रू हैवी टैक्सेशन इंपोज करने की कोशिश करेंगे। और इनको पावर दे रहे हैं केयर टेकर गवर्नमेंट को कि ये दूसरे देशों से और बैंकों से लोन्स की निगोशिएशन भी कर सकते, जो आज तक पहले किसी केयर टेकर गवर्नमेंट को ये पावर्स नहीं दी गई थी। उनका काम है टेक केयर करें, रन डेली अफेयर्स, ऑर्गेनाइज द इलेक्शंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड गुड बाय। लेकिन ये कोई वक्री टाइप की केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी जो महंगाई को आसमान पे ले जाएगी। और ये जो आईएमएफ से पैसा मिला था ये खत्म कर दिया इन्होंने या कुछ दिनों में अभी खत्म हो जाएगा? मैं जरा चेक करता हूँ, शायद थोड़े से पड़े होंगे। नहीं, वो मेरा ख्याल है खत्म हो गए, मेरे पास तो नहीं है, वो खत्म हो गए। तो अब ये नेक्स्ट किसके दरवाजे जाएंगे कटोरा लेकर के? नेक्स्ट तो ये देखें, अब मैं क्या कह सकता हूँ, नेक्स्ट तो अब ये जाएंगे, खुदा जाने, हो सकता है ईरान के दर पे चले जाएं। इनको खबर तो चली गई होगी कि इंडिया के साथ ट्रेड बहुत बढ़ गया है, तो ईरान के पैसे वैसे हैं ईरान के पास। आई डोंट नो, रशिया, आई डोंट नो। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया दावत देने के लिए।
थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। जय हिंद, जय हिंद।